नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। 9 साल नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को आज पूरा हो गया। एक तरफ बीजेपी या सरकार यह कह रही है कि ये 9 साल जो है ये बेमिसाल है, तो विरोधी दल कांग्रेस, खास करके कांग्रेस, इसे एक काला अध्याय के रूप में पेश कर रही है। नरेंद्र मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए थे। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में हुआ था और उसमें ये काफ़ी लोगों को उत्साह दिखाई दी थी। इस 9 साल के दरमियान में नरेंद्र मोदी सरकार ने खास करके इस 9 साल के दरमियान नरेंद्र मोदी नोटबंदी जैसे कठोर कदम उठाए थे। 2016 में 8 नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोट को उन्होंने बंद कर दिया था। बंद करने रात 8 बजे इसकी घोषणा की गई और कहा गया जो आप बदल लीजिए, नहीं तो ये रद्दी कागज़ के रद्दी टुकड़े में बदल जाएंगे। उस नोट को बदलने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें रात भर बैंक के बाहर में लगी रहती थी। लोग उस काले दिन को आज भी याद करते हैं। एक बार फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट को वापस लेने की घोषणा कर दी है, जो कि 23 मई से शुरू है और 30 सितंबर तक ये 2000 रुपये के नोट जो हैं ये बैंकों में वापस किए जा सकेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरा जो कदम या सफलतम कदम कहा जाए वो है सर्जिकल स्ट्राइक। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में आतंकवादियों ने हमला किया था। उस आतंकवादियों के हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद 14 फरवरी 2019 को पुलवामा घटना घटी थी। उसमें आतंकवादियों ने लगभग 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। इसी को देखते हुए आतंकवादियों की कार्रवाई के खिलाफ 28 सितंबर 2016 को पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर पर आतंकवादियों की जो गतिविधियां चलती थी उस पे रात में सर्जिकल स्ट्राइक करके उन्हें ख़त्म कर दिया गया। यह एक सरकार की यह सरकार का सबसे बड़ा कदम था। और उस हमले के बाद यानी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, लेकिन बड़ी घटनाएं अभी तक आतंकवादियों ने नहीं कर सके। उसके बाद जो नरेंद्र मोदी सरकार है, जीएसटी पूरे देश में लागू किया। नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया। आपको मैं बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पूरे देश में एक कानून होना चाहिए। टैक्स का जो कानून है वो एक होना चाहिए। किसी राज्य में कुछ था, किसी राज्य में कुछ था, तो इसको लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था पूरे देश में समान कानून होना चाहिए टैक्स के मामले में। और 2011 में कांग्रेस सरकार यानी मनमोहन सिंह की सरकार ने इस जीएसटी को लेकर के संसद में एक प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन कुछ राज्यों ने जीएसटी का विरोध किया था और वो विधेयक पास नहीं हो सकी थी।
लेकिन नरेंद्र मोदी जब सरकार में आए, सत्ता में आई सरकार, तो फिर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया गया। जीएसटी लागू करने के बाद एक बात तो ज़रूर है कि पूरे देश में टैक्स कलेक्शन का जो रेशियो था वो काफ़ी हाई हो गया। पहले जहाँ कम टैक्स आती थी, अब वो टैक्स काफ़ी मात्रा में, संख्या में आती है। यानी राजस्व जो है, केंद्र सरकार का राजस्व जो है वो काफ़ी बढ़ गया। इसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 तलाक कानून संसद से पेश किया। आपको याद होगा राजीव गांधी की सरकार ने शाहबानो प्रकरण में कदम खींच लिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये मुस्लिम कानून जो है, महिला कानून जो है, इसको लेकर के एक फैसला दिया था। उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ था, राजीव गांधी ने इसे संसद से पारित करके उस कानून को रोक दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण पास कर दिया। यह कानून जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और उसी के आदेश पर सरकार संसद से इस विधेयक को पास करवा दिया और इसका असर मुस्लिम महिलाओं पर देखा जा रहा है। मुस्लिम समाज जो है उस पर काफ़ी देखा जा रहा है। इसके बाद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद काफ़ी विवाद हुआ था। कई कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने इसका विरोध किया था और संसद से बहिष्कार किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को ये संसद से पास करके एक नया इतिहास रचने का काम किया था। आज जम्मू कश्मीर में इसे देखा जा रहा है, इसको एक सफलतम कदम के रूप में देखा जा रहा है। इसके बाद CAA यानी कॉमन समान नागरिक संहिता जो है, नागरिक समान अधिकार जो है, उसको लेकर के मोदी सरकार ने कदम उठाया। डिजिटल इकोनॉमी मोदी सरकार की सफलतम मोदी सरकार का सफलतम कदम में से एक डिजिटल इकोनॉमी भी है। आज आप कहीं भी खाते हैं, कहीं भी आपको कुछ ही खरीदारी करनी है, वो डिजिटली आप पेमेंट कर देते हैं। पहले ये सुविधा नहीं थी, लेकिन आज लोग बेहिसाब डिजिटली ऑनलाइन और ये फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए सब पेमेंट आराम से कर रहे हैं। तो इसको एक सफलतम कदम के रूप में सरकार मान रही है और इसके परिणाम भी सामने में देखे जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा जो मुद्दा है जिसको लेकर के 2024 का चुनाव भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार लड़ेगी, वह है राम मंदिर का निर्माण। राम मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था और उन्होंने कहा था ये बाबरी मस्जिद जो है, ये बाबरी मस्जिद नहीं है, ये राम मंदिर का हिस्सा है और इसी पर वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण तीव्र गति से अभी हो रहा है और उम्मीद है कि 2024 के शुरुआती दौर में ही राम मंदिर का ये उद्घाटन कर दिया जाए। तो ये एक सफलतम कदम में से माना जा रहा है। अब हम आते हैं विपक्षी दलों की ओर। विपक्षी दल खास करके कांग्रेस मोदी सरकार के 9 साल को काला अध्याय के रूप में बता रही है। मोदी सरकार के खिलाफ 26 से लेकर के 28 तक ये कांग्रेस पार्टी सभी राज्यों में जिला स्तर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की असफल नीतियों के बारे में, असफलता के बारे में लोगों को अवगत कराएगी। जयराम रमेश क्या कह रहे हैं मोदी सरकार को लेकर के, ये खुद आप सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जी से 9 सवाल पूछ रहे हैं।
जोड़ो यात्रा के समय पहले उठाया, बार बार उठाते रहे, कोई जवाब नहीं आया सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से। और आज के दिन हम मजबूर हैं कि वही 9 सवाल हमें फिर से उठाना पड़ रहा है। कुछ नहीं किसी का पता है, और हम चाहते हैं कि इन 9 सवालों पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी पहले डॉक्यूमेंट रिलीज करेंगे। मैं बात करता हूँ तो आप आज कुछ खबर तो बता दीजिए, पूरा दिन बर्बाद हो रहा है। 9 साल 9 सवाल कि बार बार राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के समय कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक सभी राज्यों में अर्थव्यवस्था से संबंधित है। हम लोग सब जानते हैं कि हमारी देश पीड़ित है महंगाई से, बढ़ती हुई बेरोजगारी से, नोटबंदी से, पहला नोटबंदी, दूसरा नोटबंदी, गलत तरीके से जीएसटी लागू होने के बाद एमएसएमई खत्म, देखने को मिल रहा है। आर्थिक विषमताएं अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहे हैं। सार्वजनिक संपत्तियों को आप क्यों मित्रों को बेच रहे हैं? आर्थिक विषमताओं क्यों बढ़ रही है? तो ये पहला सवाल अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और खास तौर से बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के संबंध में। दूसरा सवाल कृषि और किसान से संबंधित है, कृषि और किसान से जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि पिछले 2 सालों में किसानों की आय 2 गुनी नहीं है? ये उनका वादा था, ये वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया। 3 काले कृषि कानूनों को रद्द करते समय किसान संगठनों के साथ हुए समझौतों को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है? एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी गई? इस पर बहुत लंबी चर्चा हुई है पहले किसान संगठनों के साथ सरकार की मिसाल जो हमें देखने को मिल रहा है, रोज कुछ ना कुछ मोनाली कहानी जो ऐसा थोड़ी अखबारों में, टीवी में, मीडिया में कई माध्यमों से हमें जानकारी मिलती रहती है। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई पे जमा जनता के खून पसीनों की कमाई को दांव पर लगाया दिया गया? भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री इस पर जवाब क्यों नहीं देते कि अडानी की फर्जी कंपनियों में, शेल कंपनियों में, फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? इस पर आप जानते हैं हमने 100 सवाल हम अडानी के हैं, शिमला में क्या हो रहा है, एक वो अभी नया मिसाल है। और भी राज्यों में ध्रुवीकरण फैलाया जा रहा है, हिंसा फैलाया जा रहा है, सामाजिक सद्भाव जो बिगड़ा है, सामाजिक सद्भावना जो बिगड़ा है, उस पर यह सवाल है। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है और समाज में डर और माहौल बनाया जा रहा है? एक तरफ राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ डर और धमकी, और दूसरी तरफ समाज में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत में बंटवारे की राजनीति का उपयोग किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।